नमस्कार। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित वेब लाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत दलित चेतना कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, अकादमी द्वारा दलित चेतना नामक यह श्रृंखला अगस्त 2020 में शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत विभिन्न भाषाओं में कविता पाठ के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कुछ विचार विमर्श के कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ, लेकिन इस श्रृंखला में कहानी पाठ का यह पहला आयोजन है और हमें प्रसन्नता है कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिंदी के दो महत्वपूर्ण कथाकार शामिल हैं। एक है श्रीमती कावेरी जी और दूसरे हैं श्री रत्न कुमार भांभरिया जी। आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं कावेरी जी को कहानी पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। कावेरी जी हिंदी की प्रतिष्ठित कथाकार, कवयित्री, नाट्यकार और आलोचक हैं। आपके दो कहानी संग्रह, दो उपन्यास, दो कविता संग्रह, 3 नाटक, 2 जीवनियां, 1 आलोचना तथा 1 आत्मकथा प्रकाशित है। आप संभवतः हिंदी की पहली दलित लेखिका हैं जिनका उपन्यास प्रकाशित हुआ है। साथ ही आप एकीकृत बिहार झारखंड की पहली दलित लेखिका है जिनकी आत्मकथा छपी है। अध्यापक के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद अभी आप साहित्य रचना में संलग्न है, झारखंड में रहते हुए, और आपको दलित साहित्य अकादमी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेलोशिप के साथ साथ अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त है। तो प्रस्तुत है अपनी कहानी के साथ श्रीमती कावेरी। मैं कावेरी, कहानी का शीर्षक डमकौआ है। अगे माई राबो भैया ढेर सा लकड़ी अपन बगीचा से तोड़ के देले हथिन। सुनरी के माई सुनकर अचकचा गई। अगे सुनरी, तोरा हम कई बार बरजली है, तू राबो के बगीचा दने न जइहे। तड़वाना से डमकौआ चुन के लई है, ई लड़की सनकी है, कान में तू रुइया ठूसले है, आज से तू न जइहे। सुंदरी तो फुदकती चिड़ैया है, उसे तो आसानी से जहाँ जलावन मिल जाए वहीं जाएगी। राबो भैया के नाम से माँ चिढ़ती है बला से, उसे और तो काम करना पड़ता है। माँ धान उबाल कर रख देगी, उसे गोरबा और सूखा करना सुंदरी का काम है। उखल और मुसल से धान कूट कर चावल निकालना है। शाम को खाना भी बनाना है। भैया आराम से रहता है, स्कूल जाना, पढ़ना और खाना। घर का एक काम भी नहीं करता। अब नहीं चलेगा भैया, तुम भी काम करो। द्वार पर चापाकल है, तुम आज से बकरी गोरू के पानी सानी दो। 4 बाल्टी पानी घर के लिए लाओ। एक तुम ही पढ़ाकू नहीं हो, मैं भी पढ़ती हूँ। घर के काम चलते मेरा स्कूल नागा हो जाता है। मेरी टीचर कह रही थी तेरा नाम काट दूंगी। तुम पढ़ाई में अच्छी हो, इसीलिए रहम कर रही हूँ। यदि तुम इतना नागा करोगी तो कैसे पढ़ोगी। बड़ी आई है दादी बनने, सूरज मुक्का दिखाते हुए सुनरी को चिढ़ाया। तू पढ़कर क्या करेगी, दूसरे घर जाकर चूल्हा ही फूकना पड़ेगा। अच्छा ये बात है, मैं भी पढ़कर नौकरी करूंगी। तू कान खोलकर सुन ले, मैं दूसरे घर नहीं जाने वाली। मैं भी अपने माँ पिताजी को रुपये दूंगी। सूरज सुंदरी के छोटी पकड़ खींचने लगा। ऐसा होता है, लड़की जब बड़ी हो जाती है उसे शादी करके दूसरे घर भेजना पड़ता है। तू यहाँ से उड़न छू हो जाए। सुन भैया, मैं शादी ही नहीं करूंगी, मैं भी इसी घर में रहूंगी। दोनों भाई बहन आपस में झगड़ते किंतु एक दूसरे का ख्याल भी रखते। सूरज को अपनी बहन पर दया आ जाती। सचमुच इसे घर का काम ज्यादा करना पड़ता है। सूरज भी हाथ बटाने लगा। दोनों भाई बहन पढ़ाई में मन लगाने लगे। फुलिया और गणेशी अपने बच्चे की पढ़ाई एवं स्वभाव से खुश है। दोनों कठिन मेहनत कर बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। गांव के अधिकतर लोग पढ़ लिख कर शहर में नौकरी कर रहे हैं और अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। फुलिया भी अपने बच्चों को पढ़ाकर इनका भविष्य सुधारेगी।
जो लोग नौकरी कर रहे हैं वे भी गांव के स्कूल से तो पढ़कर गए हैं। फुलिया और गणेशी अपने बच्चों को समझाते हैं, तुम लोगों जब देखो लड़ते हो, जब मौका मिले पढ़ाई करो, किताब लेकर बैठ जाओ, यारी दोस्ती में समय न गवाओ। सुन रही, तू भी गली घूमना बंद करो। गंगिया दीदी आज सीडीपीओ हो गई है इसी गांव के स्कूल में पढ़कर। मन में आक्रोश भी है गणेशी को। एमडीएम क्या क्या सरकार देकर स्कूल को गर्भ में मिला रही है। शिक्षक शिक्षिका सब पढ़ाई छोड़कर भोजन पकाने और खिलाने में व्यस्त हैं। बच्चों का ध्यान भी भोजन पर लगा रहता है। 2-4 घंटे बढ़िया से पढ़ाई होती तो बच्चे ध्यान से पढ़ते। चुनाव के समय और आफत, जनगणना, वोटर लिस्ट बनाना, वोट दिलवाना, सब काम में शिक्षक को सरकार लगा देती है। पढ़ाई क्या खाक होगी। सुविधा के नाम पर सरकार बच्चों को आलसी और भिखारी बना रही है। पेट भर खाने के बाद बच्चे घर भागाते हैं। पढ़ाई क्या करेंगे। दलित के बच्चे दलित ही रह जाएंगे। दलित के साथ व्यवहार होता था। इन तेज बच्चों पर स्वर्ण शिक्षक भी ध्यान देते थे। अब तो गरीब और दलित के बच्चे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। सुनरी और सूरज अंधा में काना राजा थे। तमाम कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई में अव्वल थे। सुनरी जलावन का गट्ठर माथे से उतार आंगन में रखी और माई से लिपट गई। अगे मैया, तू ठीक कहती है, राबो भैया गलत आदमी है, जानती है हमसे कह रहे थे सुनरी तू काहे लकड़ी चुनने आती है, मैं अपने मजदूर से तेरे घर लकड़ी पहुंचा दूंगा, तू केबिन में शाम को आ जाना। फुलिया चौंक गई। कुछ किया नहीं नगे, हम तोरा कई बात कह चुकली, तू उधर मत जइहे। नहीं मानी। आगे मैं किसका हिम्मत है कि सुनरी को छू दे। देख डराती, कमर में ठोस कर जाती हूँ। घर में आकर पढ़ाई भी करनी है ना माई, वहां जल्दी से लकड़ी मिल जाती है। ठीक है, अब जलावन की जरूरत नहीं। सुने हैं मुखिया जी कह रहे थे गरीबों को निःशुल्क गैस चूल्हा दिया जाएगा। गणेशी ने सुनरी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू अब लकड़ी बीनने नहीं जाएगी। सूरज मैट्रिक प्रथम श्रेणी से पास किया। इंटर में नाम कहाँ लिखाना जाए, कहाँ लिखाएं, तब तो सूरज को ही करना है। वह साइंस लेकर नहीं पढ़ेगा, हालांकि मैथ में 100 में 100 लाया है। हेडमास्टर ने पीठ ठोकर आशीर्वाद दिया है, तुम इंजीनियर बनेगा। किंतु सूरज को पता है इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई के साथ रुपये चाहिए। एक मजदूर माँ पिता कहाँ से लावेंगे। उसने फैसला किया, गया मगध कॉलेज से बीए करने के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करेगा और चाहे जो हो वो ऑफिसर बनेगा। सूरज गया कॉलेज में नामांकन कराया। हॉस्टल का खर्च जुटाना मुश्किल था। कॉलेज परिसर में मनोज डोम से परिचय हुआ। सूरज आश्वस्त हो गया, चलो एक ही परिवेश के हम दोनों हैं। सूरज ने अपनी असमर्थता बताई। मनोज से उसने कहा कि भाई, मैं किसी हॉस्टल या लॉज में रहने लायक नहीं हूँ। यदि तुम अपने घर के आसपास एक कमरा दिलवा दो तो अच्छा रहेगा। दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगे। मनोज खुश हो गया, उसे अपना घर ले गया। सूरज यह देखकर दंग रह गया कि मनोज का घर आधुनिक सामान से भरा है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, न जाने क्या क्या। सूरज अभी तक नाम सुना था, उसे कभी स्पर्श करने का मौका नहीं मिला था। मनोज अपनी माँ से सूरज का परिचय कराया। माँ, यह सूरज है, पढ़ने में तेज है, गांव से आया है, इसके लिए एक कमरा का प्रबंध करना है। मनोज की माँ सूरज को नीचे से ऊपर तक देखी। मुखमंडल तेज से दीप्त, साफ सुथरा, सुघड़ पर्सनालिटी। माँ ने हामी भर दी। मनोज की माँ हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी है, अच्छा वेतन है, रहन सहन में डॉक्टर और नर्स के बीच रहकर काफी बदलाव कर ली है। पति रेलवे में सफाई कर्मचारी है, लेकिन उसे शराब पीने की लत है। मनोज की माँ पनमा उसको एटीएम हाथ नहीं लगने देती है। पहले हाथ में वेतन मिलता था, सारा पैसा पीने में उड़ा देता था।
शराबी दोस्तों में सब्र ही काफी थे। पनमा ने उन दोस्तों से पीन छुड़ाया, किंतु पीने की लत अभी तक नहीं छूटा। नीतीश सरकार ने अच्छा किया शराब बंद करके, फिर भी सप्लायर चोरी छिपे धंधा में लगा रहता है। पनवा से मार पीट कर पैसा लेकर पीकर सड़क पर उसका पति पड़ा रहता है। पनवा गाली का बछौर लगा देती है, अरे भड़ुआ, कब अकल आए खुलेगा, तू पी कर मर क्यों नहीं जाता। महीना में 10 दिन ड्यूटी करेगा और सारा वेतन कटवा देगा। उस पर पीने के लिए पैसा और मीट मछली रोज चाहिए। बच्चों की पढ़ाई में कितना खर्च है, उनके भविष्य की चिंता है, तू सब दिन भंगी ही बना रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम अभी तक तुम्हें पता है। अरे पीने से फुर्सत मिले तब तो मैं हर साल उनके जन्म दिवस और पुण्यतिथि पर आयोजन में जाती हूँ। फगुआ अपनी पत्नी की ओर आंखें फाड़ देखता है, इसीलिए तू भाषण देना सीख गई है। मेरा साहब तो बाबा साहब के नाम से चिढ़ता है, कहता है अरे डोम चमार पासी धोबी दुसाद मुसहर वही अम्बेडकरवा के कारण आगे बढ़ रहा है। संविधान लेकर हम लोगों के बराबरी में लाकर खड़ा कर दिया है। पनमा जोर से भुड़की, तू यह सब सुनकर चुप रह जाता है। अरे वो पांडे है ना, सब दिन ऐश कर उसका पूर्वज खाया, हम लोग से गंदगी साफ करवाया, खेती करवाया और खुद दूध का कुल्ला किया। अभी तक वही चाहता है, अब वो नहीं चलेगा, कमाएगा वो खाएगा। बहुत दिनों तक लोगों को बुद्धू बनाया। शिक्षा के बल पर ही समाज बदल सकता है। तुमको उल्लू बनाकर पंडवा तेरे पैसा का दारू पीता है और तुम्हें नाली का कीड़ा समझता है। फगुआ ने सिर हिलाया, तुम ठीक कहती हो, आज से मैं पीना बंद करता हूँ, अपनी ड्यूटी ठीक से करूंगा। मनोजवा कौन क्लास में पढ़ रहा है रे? ये देखा, तुमको यह भी नहीं पता, तेरा बेटा मैट्रिक फर्स्ट से पास किया है। पनमा हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्सों को बेटा का सर्टिफिकेट दिखाई थी। डॉक्टर एका ने देखकर कहा था, अरे वाह, तेरा बेटा 90% नंबर लाया है, मुंह मीठा कराओ। पनमा खुशी में पूरे स्टाफ को मिठाई खिलाई थी। पनमा सूरज को अपने क्वार्टर में अलग से बनी कोठरी दे दी। क्वार्टर के सामने जो जगह है उसी में एक कोठरी बनवा ली थी। सफाई कर्मचारी को 2 कोठरी वाला क्वार्टर ही मिलता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए पनवा ने खास कर इसे बनवाया था। पनवा 2 ही बच्चा के बाद बर्थ कंट्रोल करवा ली थी। उसे कम बच्चा रखना है और उसे अच्छी तरह पढ़ाना है। वह डॉक्टरों और नर्सों को देखती है, उनके बच्चे 2 या 1 हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। सूरज का विचार मनोज को अच्छा लगा था, इसीलिए वो भी आर्ट में एडमिशन लिया। दोनों मिलकर पढ़ने लगे। सूरज की बहन 8वीं में पढ़ रही है, उसकी चिंता सूरज को है। उसके माता पिता मेहनत मजदूरी करते हैं, फिर भी परेशानी है। कभी गांव में बाढ़, कभी सुखाड़, किसानी की खेती में उपज नहीं होती तो कहाँ से इनका पेट भरेगा। गांव में पासवानों की हालत अच्छी है, पढ़ लिख कर ऊंचे ऊंचे पद पर आसीन है। पहले तो काफी परेशानी झेले, जातीय पेशा लाठी का काम और चौकीदारी करना सब खत्म हो गया। इनके पास कोई रोजगार नहीं था। गांव से भागकर लुधियाना और पंजाब गए, वहीं अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। धोबी पासी और मोची का अपना रोजगार है, किंतु गांव में इनका रोजगार भी समाप्त हो गया। गांव से शहर की ओर भागे, अपना रोजगार करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सबसे पिछड़े मुसहर सब दिन अमीर किसानों के बंधुआ मजदूर बने रहे। सूरज की प्रतिभा देख गांव के मुखिया रामलाल पासवान ने प्रोत्साहित किया। इसके माँ पिताजी को समझाया, तेरा बेटा कुछ बनेगा, मैं मदद करूंगा, इसे घोंघा सितुआ चुनने नहीं भेजो। तुम मिस्त्री के साथ काम करता है तो खाली ईंट ढोता है, कुछ सीखो, तुम भी मिस्त्री हो सकता है। उस दिन से सूरज का पिता संभल गए थे, धीरे धीरे ईंट जोड़ना सीख गए थे। अब तो कुशल कारीगर थे।
किंतु गांव में कौन रोज पक्का मकान बनाते हैं, उसे खेत में मजदूरी करना ही पड़ता है। सूरज आसपास के लोगों से परिचय बढ़ाया, उनके बच्चों को समय निकाल कर पढ़ाने लगा। अभिभावक खुश हो गए। सबकी सरकारी नौकरी थी। सूरज को उचित पैसे मिलने लगे। बच्चे के साथ मनोज की बहन को भी पढ़ाता। इसके बदले मनोज की माँ कोठरी का किराया नहीं लेती। मनोज और सूरज की जोड़ी कॉलेज में चमकने लगी। हर कंपटीशन में ये भाग लेते और अव्वल आते। सूरज की बहन उसी तरह घर काम और पढ़ाई में जुटी रहती। तड़वाना से डमकौआ काट कर लाना नहीं छूटा। उसकी माँ का आधार कार्ड नहीं बना है, इसलिए गैस चूल्हा नहीं मिला। सूरज जलावन की परेशानी देख गैस का छोटा सिलेंडर खरीद कर घर ले आया। खुद भी उसी पर खाना बनाता है। इमरजेंसी में इसी पर खाना बनाना बहन को समझा दिया। कैसे ऑन ऑफ करना है, माँ तो सीख नहीं पाएगी, बाद में माँ को समझा देना। सूरज का साथ मिला तो मनोज भी अपना लक्ष्य बनाया। दोनों प्रशासन में जाएंगे, अपने घर समाज को सही रास्ता दिखाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का अभियान पूरा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद कावेरी जी, बहुत सुंदर कहानी सुनाई आपने। और अब मैं कहानी पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा श्री रत्न कुमार सामरिया जी को। आप हिंदी के प्रतिष्ठित कथाकार, नाट्यकार, आलोचक एवं अनुवादक हैं। आपके 5 कहानी संग्रह, 2 लघु कथा संग्रह, 3 नाटक, 1 एकांकी संग्रह तथा आलोचना एवं अनुवाद की 1 पुस्तकें प्रकाशित हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी आपकी रचनाएं शामिल हैं। मैं जीती नामक कहानी पर टेलीफिल्म का निर्माण हुआ है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा हरियाणा गौरव सम्मान सहित अनेक पुरस्कार सम्मान आपको प्राप्त है। आप राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क सेवा में रहते हुए उप निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और फिलहाल जयपुर में रहते हुए साहित्य सेवा में संलग्न है। श्री रत्न कुमार सामरिया जी अपनी कहानी के साथ। अच्छा, मेरी कहानी का शीर्षक है हिरनी। गांव की सीमा संधि से बाहर सरकारी तट पड़ा हुआ था, जंगल जैसा। वहां घुमंतु जनजातियों के कुछ डेरे आबाद थे। जमीन में मोटी मोटी लकड़ियां उन पर बांध कर प्लास्टिक की पन्नी या फटे पुराने तिरपाल तान कर ओट बनाई हुई थी। बिना बाही बारनों और किवाड़ों के गेटों पर उतरे सुतरे फटे पुराने धोती तहमद डालकर आड़ की हुई थी। लोग काम धंधों की तलाश में दिन भर गली को चौखटते, सांझ ढलते बसेरे लौट आते, आधा अधूरा खा लेते, रात को निशांत हो जाते। मोटे तौर पर डेरे धरती बिछाते और आकाश ओढ़कर सोते थे। 10-12 उन डेरों में एक डेरा अंधों में काना राजा था। चिकनी मिट्टी के लोंदों से पत्थर, ईंट, खोस फूस किस्तों में बनाई 4 दीवारें थी, 5-1 फीट ऊंची। दीवारों पर बांस पूर कर घास फूस की छान डाली हुई थी। मिट्टी गोबर लिपि दीवारों पर खड़िया और मारने बनाए हुए थे। इन दीवारों के गेट पर फटा सा तहमद लटक रहा था। बाहर खड़ी बकरी जब तब बिलियां उठती थी। बाहर पड़ी खाट के पाया से एक कुत्ता बंधा हुआ था। थोड़ी दूर मुर्गे मुर्गियां कुकड़ुकू 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 करते चुग रहे थे। वह लक्ष्मीनाथ का डेरा था। 6 फीट लंबा कद, पतला सा सुता शरीर, गेहुआ रंग, लंबी गर्दन, गले में काले डोरों की रुद्राक्ष रुचि माला, दोनों कान खुले हुए, कान के छिद्रों में हवा आए जाए, सिर पर बंधे तौलिया के फेंटा तले कंधों गिरती सुनहरी बालों की रूखी सूखी लटें, दबे चेहरे पर उन्हीं भैंस के सींगों जैसी फुटियाई मूछें।
मैल चढ़े पैरों तले हवाई चप्पलें, वह चौखाना की बिन धुली लुंगी बांधे था, ऊपर बिन प्रेस किया हुआ चूड़ा मुड़ा सा कमीज था। उसके दाएं हाथ पर लक्ष्मीनाथ सा फेरा बुदा हुआ था। वह देखते ही घुमक्कर जनजाति इकाई लगता था। भोर भोर की तारीख टूट चुकी थी। पूर्वांचल से उठती भानुदय की लालिमा के आगमन पर अवनी पलक पावड़ा बिछाई थी। प्रभात का सुनहरी समीर जल की बूंद बूंद, धरा के कण कण, पेड़ पौधों के पात पात और बेलवल्ली के रोए रोए बसा था। लक्ष्मीनाथ को स्वयं मुंह अंधेरे उठने की बांध सी पड़ी हुई थी। उसके बाप भरूनाथ की भी यही आदत थी। रातें घूमना उसका संस्कार था। जाते वक्त वह हाथ में लोटा लिए खेतों की ओर बढ़ता गया था। जंगल झाड़ी से निवृत्त हो जब वह लौटने लगा तो शिशु सूर्य के मखमली उजास में उसकी नजरें एक अप्रत्याशित देखने ठहरी थी। उसके पास एक शिकारी श्वान था। सूत सी रस्सी सा सुता शरीर, दंते लंबा मुंह है, लंबी पूंछ, पीठ पेट एक, दोनों बगल पसलियां खड़ी थी बांस की खपच्चियों से। उनको बिल्लो एक एक नाम था शेरू। उसका वही श्वान शेरू मेरे शावक को घेरे हुए बैठा था। बच्चा भागने की चेष्टा करता, कुत्ता दाढ़ी निपोर कर उसमें भय भर देता था। खूंखार कुत्ते के सामने मासूम बच्चे का समूचा शरीर पवन में हिलते पत्ते की तरह कांप रहा था। हारे को हरि नाम। बेचारे शिशु ने जैसे मौत को अपनी नियति मान लिया था। लक्ष्मीनाथ ने अपने स्वामी भक्त कुत्ते को दाद दी। मेरा शेरू शातिर शिकारी तो है ही, वफादारी भी खूब है इसमें। उसने फाय जैसे मुलायम हिरण के उस बच्चे की ओर कागदर्शी से ऐसे देखा मानो वह उसके मनपसंद भोजन का निमित्त हो। उसके अंतर से भूख की भक्का भपाड़ा सा निकला। मन में लालच हो उतावली लाजमी है। शिकार छूट न जाए और मुदित हुआ वह भाग गया। लौटा रखा, हाथ धोए। झोपड़ी की बाती में खुसा छुरा उसने निकाल लिया था। वह छुरा लिए साव के पास बैठ गया। शिकारी और शिकार, घोड़ा और घास। ना घोड़ा घास से यारी निभा सके, ना शिकारी शिकार को नूर सके। लक्ष्मीनाथ ने शिकार की गर्दन पकड़कर खंजर संभाला। मेरी शावक, कुटियाते सिंह, आकाश देखते कान, में भी सुमई नयन, भूरे रंग पर सफेद छिटके, चाम के भीतर 10 किलो की देह, रोम रोम बेचारगी, तन बदन बेसहारगी। चोरा का अर्थ पक्षी का चीकला भी जानता है। वह तो मृग शावक था। उसने आंखें मूंद ली और अपनी ये लीला समाप्त होने के डर से लंबी लंबी सांसें लेने लगा। गिरोह का कुत्ता ही पहरेदार था, कुत्ता ही चौकीदार था, कुत्ता ही सिपाही था, कुत्ता ही सैनिक था। वह रात का प्रहरी था। अपनी अपनी सीमाएं थी। रात के टाइम न कुत्ता उधर खेतों की ओर जाता, न ही किसी को डेरे की ओर इधर फटकने देता था। लड़कपन का झोंक था। हिरने का एक शावक इधर उधर मुंह मारता, कूदता फांदता, हुमकता, हंसता खेलता, कुनाचे भरता डेरों की ओर आ निकला था। कुत्ते ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। उधर खेत में हिरनी ममता की वशीभूत खड़ी थी, इधर उसका शावक कुत्ते के सामने व्यवस्था। ऊपर की ओर के खेतों से किसी जानवर के खों 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 और धांसने की आवाज सुनाई दी। ध्वनि में गिड़गिड़ाहट जैसा दयनीय पुरुष था। वह क्रूरता की पराकाष्ठा का ध्यान अपनी ओर खींच ले गई। शावक की गर्दन से छुरा हटाकर लक्ष्मीनाथ उठ खड़ा हुआ। उसने आवाज की ओर कनखी से निहारा। खेत धरती पड़ा था। खेत में जहां तहां कंकड़ में झाड़ियां थी। सीना सवानी लंबी लंबी सूखी घास खड़ी हुई थी। घास के बीच हिरनी जैसा कोई जीव उसे दिखाई दिया। जब तक सांस तब तक आस। हिरनी ने खो 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 करते जैसे फिर आपकी मानो कहती हो, ये बच्चा मेरी वंशवेल है, इसे मत मारो, मैं ढलती मर हूं, मेरा गला रेत नहीं। लक्ष्मीनाथ ने गौर से देखा, हिरनी ही थी। वह इस विश्वास के साथ बनता चला गया, खोने हो ये उसी हिरनी का बच्चा है। वह वहां खड़ी इसके प्राणों की भीख मुझसे मांग रही है। एकाएक
उसे 3 वर्ष पहले का वह दिन स्मरण हो आया। ऊपर के उन्हीं खेतों से आया एक लोमड़ झोपड़ी के सामने सोई उसकी 3 महीने की बच्ची को उठाकर जंगल में भाग गया था। लोमड़ के खोल लेते उसकी खो में बच्ची तो मिले, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बच्ची की माँ की हालत महीनों पागल जैसी रही। माँ हिरनी, उसका हृदय विदीर्ण हो आया। उसने छोरा वहीं जमीन पर गाड़ दिया। इसने हाथों उसने बच्ची को गोद में उठाया। वह कदम दर कदम उधर बढ़ता चला गया जहाँ उसकी माँ खड़ी हुई थी। उधर शावक को लेकर लक्ष्मीनाथ खेतों की ओर बढ़ा, इधर सवान छोरे को मुंह में भरकर झोपड़ी की ओर चला गया था। बालक कभी माँ की आत्मा में बसता है। जिस माँ का बच्चा मौत के मुंह में हो उसे आमा कहाँ। हिरनी की सांसें जैसे उसके फेफड़ों और पसलियों में ही सिमटी हुई थी। ममता की अदृश्य डोर से बनी हिरनी वहां आड़ देकर खड़ी थी। बच्चे को लेकर लक्ष्मीनाथ खेत में पहुंच गया। तीर्ण सागर में खड़ी हिरनी कनौतियां उठाए एक सांस उधर ही देखी जाती थी, एकदम उदास, हताश, शोक संतप्त सी, कलांत, मानो वह शरीर ही नहीं स्थापित संगमरी हो। अकस्मात लक्ष्मीनाथ की निगाह दूसरी ओर घूमी। वह सहम कर रह गया। 5-6 श्रृंगारों का एक झुंड हिरनी से थोड़ी दूर बनाए हुए था। 4 ये उम्मीद बांधे थे मृत प्राय हिरनी उसकी सांसें टूट जाएंगी और उनका भोभक्षण होगा। लक्ष्मीनाथ ने धरती पर पांव की धमक मारकर उनको फटकार दिया। गीदड़ को कायर का पर्याय कहा जाता है। धमक आदमी के रूह नजर पड़ते ही वे सब के सब सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। लक्ष्मीनाथ ने बच्चा हिरनी के पास छोड़ दिया था। बुझते दीपक में तेल डालते ही उसकी लौ फिर प्रकाशमान होने लगती है। शुद्ध बुद्ध खोई हिरनी में जैसे फिर जीवन ज्योत प्रज्वलित होने लगी थी। वह चैतन्य और चौकस हो गई थी। जंगल विहारणी की आंखों से टप 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 2-3 बूंदें गई। शरद आंसुओं में जब वेदना नहीं खुशी का भाव झलक रहा था। हिरनी ने लक्ष्मीनाथ की ओर ऐसे देखा मानो वह इंसान नहीं फरिश्ता हो। हिरनी ने बच्चे को दूसरी ओर अपनी बगल में ले लिया और वहीं खड़ी रह गई। लक्ष्मीनाथ को विस्मय हुआ। अपना टावर पा जाने के बाद तो हिरनी को कांचे मारते यहाँ से भाग खड़ा होना चाहिए था। वह खड़ी खड़ी मेरी ओर लखी जाती है। जंगली जानवर की भी अपनी बोली, भाषा, हक हकूक हुआ करते हैं। कई बार यही बातें उनके बीच झगड़े टंटों का हेतु बन जाया करती हैं। महीना पहले हरी घास की चूंट की तनिक सी रार को लेकर 2 हिरनी आपस में भिड़ गई थी। सींग सींग। क्रोध हर जीव में दुखा होता है और मौका पाते ही वह हिंसक हो जाता है। दोनों हिरनियों ने एक दूसरे को मार देने के लिए अपनी जान फूंक दी। उस दिन की लड़ाई भिड़ाई में इस हिरनी के एक सींग ने जगह छोड़ दी। सींग जड़ उखड़े पौधे की भांति कई दिन खिलता रहा अपनी खोल। 20-25 दिन बाद सनय सनय फिर जड़ पकड़ने लगा था। हिरनी ने आओ देखा नेताओ उस सींग पर अपने खुर का तीखा प्रहार किया और उसे तोड़कर पटक दिया था। सहृदय को नातीज की ओर से इनाम। अपने शावक को लिए वह उल्लसित मन उछलती कूदती छलांगे भरती हर झाड़ियों में अंतर्ध्यान हो गई थी। लक्ष्मीनाथ की नजर धरती पर पड़े हिरनी के सींग पर गई। सींग उठाते उसे अपनी दिवंगत माँ याद हो आई। उनके घर किसी जमाने का हिरनी का सींग हुआ करता था। जब भी उनके डेरे उठते माँ सींग को अपने थैले में रख हाथ में लिए चलती। वह सरसों के तेल के दिए की लो को लोहे के पतरे पर रोककर इकट्ठा कर लेती। मधुमक्खी के छत्ते की भांति पतरे से लटकी काली खोज खोज उसे कांसे के कटोरे में डाल हिरण के सींग से घिस घिस काजल तैयार किया करती थी। वह काजल पूरे ढेरों में बैठता था मासा मासा। बकरों का क्या ठोर क्या ठिकाना। डेरा उठाते जमाते लक्ष्मीनाथ से वह सींग कहीं गुम हो गया था। हिरने के सींग को भर लाते जैसे काजल तैयार करती उसकी माँ साक्षात हो गई थी। उसके मन में विचार घूमड़ा, अब वह इसी सींग का घिसा काजल कहाँ मिलेगा। उसकी आंखें कम सूझती हैं, शब्द पकड़ने में दिक्कत होती है।
उसने सिंह को झोपड़ी की बाती में कूद दिया था। कुत्ते ने वह छुरा चौक में लाकर पटक दिया था। लक्ष्मीनाथ ने चौक में पड़ा छुरा उठाया और दूर नाले में फेंक आया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रत्न कुमार सांवरिया जी, बहुत ही मार्मिक कहानी सुनाई आपने। और मित्रों, इसी के साथ मैं अकादमी की तरफ से हमारे दोनों ही कथाकारों कावेरी जी और रत्न कुमार सांवरिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे आमंत्रण पर वे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बहुत ही सुंदर कहानियां सुनाई। मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध होगा कि अकादमी द्वारा आयोजित हो रहे, लगातार अपलोड किए जा रहे वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, विचार विमर्श के, कविता पाठ के, कहानी पाठ के, उनका आनंद आप जरूर लें और अपनी प्रतिक्रियाओं से भी हमें अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।